नमस्कार साथियों, आप हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राकेश प्रजापत। टॉपिक हमारा जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का नाम था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बता चुका था। एलपीक्यू क्या था, आर्थिक संकट के संकेत क्या थे, वाशिंगटन आम सहमति क्या थी, 24 जुलाई 1991 को क्या हुआ था, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी में कल की क्लास में बता चुका आपको। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फेज क्या थे, स्ट्रक्चरल क्या था, स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम क्या था। उसके बाद में मैंने शुरू किया था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के क्या क्या पॉइंट्स थे, कौन कौन सी औद्योगिक नीति थी, नई औद्योगिक नीति कौन सी थी, पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से उद्योग रखे गए, एमआरटीपी एक्ट के बारे में बताया, कंपटीशन एक्ट के बारे में बताया, फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बताया। लास्ट अपनी बात ख़त्म हुई थी यहाँ पे जहाँ हम बात कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, जहाँ मैं आपको बताया था कि एफडीआई क्या होता है। प्रॉपर मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। देखो दोस्तों, बात है कि एक वर्ड आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं विदेशी निवेश। विदेशी निवेश की दो डेफिनेशन एक्चुअल में चल रही है। एक जो डेफिनेशन है उसको ओल्ड डेफिनेशन बोलते हैं, दूसरी जो डेफिनेशन है उसको न्यू डेफिनेशन बोलते हैं। एक्चुअल में स्टार्टिंग से लेके फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब एफडीआई समझा जाता था, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन थी। फिर एक कमेटी बनती है अरविंद मायरान समिति, उसकी सिफारिश पर इस डेफिनेशन के दो पार्ट कर दिए गए, जिसमें एक ओल्ड डेफिनेशन हो गई और दूसरी वाली न्यू डेफिनेशन हो गई। देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट हुए, एक होता है एफडीआई, दूसरा होता है एफपीआई या एफआईआई। ये बात है ओल्ड की, क्योंकि न्यू में एफपीआई के अलग अलग हिस्से हो जाएंगे, इसलिए ओल्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो भाग हैं। एक है एफडीआई जिसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा है एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। देखो, सीधी सी बात है, ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो होता है शेयर मार्केट के अंदर, और इंस्टीट्यूशनल मतलब किसी संस्था की बात चल रही है। तो अगर फॉरेन से आके कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर आके कोई ना कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर खरीदता है तो उसको अपन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सर, क्या कोई जो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, क्या वो भी आके शेयर खरीद सकता है? तो ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से मेरा जवाब होगा नहीं खरीद सकता। ठीक है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पोर्टफोलियो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की, मतलब भारत की कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी जिसके अगर शेयर कोई भी इंस्टीट्यूशन आके खरीदता है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन आके खरीदता है तो उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बनेंगे। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का एक नाम और है, हॉट मनी भी इसको कहा जाता है। दूसरा वर्ड इसमें आता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कोई भी बाहर की संस्था, कोई भी आउट ऑफ इंडिया की संस्था अगर इंडिया में आके असेट्स खरीदती है, असेट्स खरीद के पूरा का पूरा अपना क्या इस्टेब्लिश करती है, पूरा का पूरा अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करती है, तो उसको एफडीआई कहते हैं। इन्वेस्टमेंट जिससे भारत की एसेट्स क्या हो, जनरेट हो, मतलब भारत की एसेट्स में क्या होगी, ग्रोथ होगी। अच्छा, एक सवाल आए कि एफडीआई और एफपीआई में बेटर कौन सा है? अगर आप लोगों से पूछे तो आप क्या बताओगे? बताओ। ऑब्वियसली क्या है, एफडीआई इज बेटर। रीज़न क्या है उसका कि भारत में क्या होगी, नई एसेट्स जनरेट होगी। इस केस में क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके ही शेयर खरीदे जाएंगे, मतलब एसेट जनरेट होने का कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई कंपनी आएगी, कोई इंस्टीट्यूशन आएगा और पूरा का पूरा एक बिजनेस सेटअप करेगा अपना किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसके लिए एसेट जनरेट होगी, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन यहाँ किसी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर ही खरीदे जाएंगे। ये बात थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ओल्ड डेफिनेशन की। दोस्तों, बात करता हूँ मैं न्यू डेफिनेशन की। मैंने बताया कि अरविंद मायरान समिति की सिफारिश पर इस डेफिनेशन को न्यू डेफिनेशन नाम दिया गया है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो भाग बताए गए हैं, एक एफडीआई है और एक एफपीआई है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। होता क्या है, कोई भी विदेशी इन्वेस्टर भारतीय कंपनी में 10% या उससे अधिक शेयर खरीदता है तो उसको एफडीआई कहा जाता है। याद रखना, यहाँ है 10% या उससे अधिक, यहाँ 10% से कम की बात नहीं हो रही है। तो कोई भी आउट ऑफ इंडिया का अगर इन्वेस्टर भारत में आके 10% या मोर देन 10% क्या खरीदता है, शेयर खरीदता है, किस में, भारतीय कंपनी में, तो उसे एफडीआई कहा जाएगा। और यही शेयर की कीमत, मतलब शेयर की जो
परसेंटेज है वो अगर लेस देन 10% हो जाता है तो उस केस में उसे FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फिर FPI के दो पार्ट हो जाते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जहां सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है, इंस्टीट्यूशन। एक इसमें नया वर्ड जोड़ा गया QFI, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर के अंदर कोई एक व्यक्ति भी आके यहाँ पे क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे आउट ऑफ इंडिया की कंपनी एक मेटा है, मान लो अगर मेटा आके भारत में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे FII में डाला जाएगा। लेकिन एक अगर एलोन मस्क अगर मस्क आकर यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे QFI कहा जाएगा। ठीक है, अपन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पढ़ चुके हैं। दूसरा इसके अंदर अपन चलते हैं, वो है फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं, वित्तीय क्षेत्र में सुधार कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स पढ़ाने से पहले, मतलब इस फिनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म में हम 2-3 टाइप पढ़ेंगे। जैसे अपन बैंकिंग सेक्टर में पढ़ेंगे, अपन कैपिटल मार्केट के सेक्टर में पढ़ेंगे, अपन इंश्योरेंस के सेक्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि RPSC के फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में बैंकिंग सेक्टर का अलग से एक टॉपिक है। तो कोई भी चीज़ जो यहाँ पे क्लियर नहीं होती है वो अपन बैंकिंग सेक्टर का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर अपन डेफिनेटली डिटेल में क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझिए कि जहाँ भी बैंकिंग सेक्टर में सुधार की बात आती है वहाँ एक समिति का नाम आता है MN नरसिम्हन समिति। डायरेक्ट सवाल आता है कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड समिति का क्या नाम है, तो नरसिम्हन समिति, या नरसिम्हन समिति का संबंध किस प्रकार के सुधारों से है, तो वहाँ पे वित्तीय क्षेत्र में सुधार हो जाएंगे, बैंकिंग सेक्टर में सुधार हो जाएंगे। नरसिम्हन समिति ने अपनी दो रिपोर्ट दी थी, एक पहली रिपोर्ट दी थी, एक दूसरी रिपोर्ट दी थी। पहली 1991 में ही दे दी थी। क्यों? क्योंकि अपन ने 1991 24 जुलाई 1991 को हमने आर्थिक सुधार शुरू किए थे और साथ में ही किस समिति का गठन कर दिया था, नरसिम्हन समिति का। तो नवंबर 1991 में उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दे दी थी और दूसरी रिपोर्ट उन्होंने दी थी 28 अप्रैल 1998 को, यानी 284199 जो 28 अप्रैल 1998 को उन्होंने दूसरी रिपोर्ट दी थी। क्या क्या है रिपोर्ट्स के अंदर? कुछ नहीं है, बेसिक से पॉइंट ध्यान रखने हैं। CRR और SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, अपन बैंकिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर डिटेल से बात करेंगे। इनमें कमी की गई, एक पर्टिकुलर टाइम था जब CRR SLR लगभग 25% के आसपास थी, लेकिन इसमें कमी की गई। CRR की रेट बहुत ज़्यादा थी, इसमें कमी की गई। ये नरसिम्हन समिति की फर्स्ट रिपोर्ट के बेस पे की गई। दूसरा आता है CRAR अवधारणा की शुरुआत की गई, कब की गई, तो 1992 में। CRAR की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो। कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो होता क्या है? जितनी भी जो बैंक है उसकी टोटल असेट्स होती है, उन असेट्स के अंदर टोटल रिस्क वेटेड जो असेट्स होती है उनका भाग दिया जाता है, तो मल्टीप्लाई 100 से किया जाता है। तो इस केस के अंदर जो रेशियो निकल के आता है उस रेशियो का नाम है CRAR। बताऊंगा डिटेल में, अभी इसमें भी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा CRAR क्या होता है। बस ये समझ लीजिए CRAR अवधारणा की शुरुआत 1992 में की गई थी नरसिम्हन समिति की फर्स्ट रिपोर्ट के बेस पे। 1993 में प्राइवेट बैंक्स की एंट्री की जो बाधाएं थी उसको कम किया गया और गाइडलाइंस इशू की गई। 1996 में लोकल एरिया बैंक्स की स्थापना संबंधी गाइडलाइंस इशू की गई, मतलब छोटे छोटे एरिया में अलग अलग से बैंक खोलने के लिए गाइडलाइंस इशू की गई। NPA के लिए असेट्स वर्गीकरण किया गया। NPA की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। दोस्तों, इसमें असेट्स का वर्गीकरण किया गया। इसमें असेट्स को पार्ट्स में बांटा गया, जिसमें पहला पार्ट था स्टैंडर्ड, दूसरा पार्ट था सब स्टैंडर्ड और तीसरा पार्ट जो था वो था लॉस असेट्स का। दोस्तों, ठीक है, तो इस प्रकार से NPA के लिए अलग अलग से असेट्स का वर्गीकरण किया गया, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और लॉस असेट्स के अंदर। ठीक है, फिर NPA की शीघ्र वसूली, मतलब NPA जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी, जो बैंकों के पैसे डूब रहे थे, उनकी जल्दी वसूली के लिए कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई। एक का नाम DRT था, एक का नाम ARC था और एक का नाम SRC था। फुल फॉर्म के अंदर डायरेक्ट सवाल आ सकता है या ऐसा आ सकता है DRT, ARC और SRC का संबंध किससे था, तो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से। DRT क्या होता है दोस्तों? DRT की फुल फॉर्म होती है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, मतलब जो न्यायालय होता है,
डेट की उधार की रिकवरी के लिए जो न्यायालय बनाया गया उसको डीआरटी कहा गया। एआरसी क्या है? तो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, मतलब किसी भी असेट्स को पुनर्निर्माण के लिए जो कंपनीज बनाई जाती है उसको एआरसी कहा जाता है। एसआरसी क्या होता है? सेटलमेंट एडवाइजरी कंपनीज, किन्हीं भी दो पार्टीज़ के बीच में अगर झगड़ा है या किसी प्रकार का सेटलमेंट होना बाकी है तो उसके लिए एक संस्था की स्थापना की गई जिसे एसआरसी कहा गया, जो दो पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट का काम करवाती थी। तो एनपीए की शीघ्र वसूली के लिए डीआरटी, एआरसी और एसआरसी की स्थापना की गई। ये है नरसिम्हन समिति की फर्स्ट रिपोर्ट की बात। ठीक है, सेकंड रिपोर्ट मैं फिर बता देता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर का एक प्रॉपर टॉपिक है अपने सिलेबस में, तो उसको वहाँ चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अपन नरसिम्हन समिति की सेकंड रिपोर्ट में जाते हैं। एक पॉइंट आता है यहाँ पे संकीर्ण बैंकिंग करके। दोस्तों, संकीर्ण बैंकिंग क्या होती है उसको समझिए आप लोग कि नरसिम्हन समिति की पहली रिपोर्ट में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दी गई, उसके बाद में दूसरी रिपोर्ट में एक वर्ड जो समिति ने दिया उसका नाम है संकीर्ण बैंकिंग। संकीर्ण बैंकिंग क्या है कि कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जिनकी हालत क्या होती है, जिनकी हालत बहुत ख़राब होती है, वो एटलीस्ट बंद होने की कंडीशन पे आ जाते हैं, तो उनको गाइडलाइंस इशू की जाती है। उनको गाइडलाइंस क्या इशू की जाती है? गाइडलाइंस इशू की जाती है कि आपके पास में जो भी फंड है, मतलब बैंक का जो खुद का फंड है, उसको सिर्फ और सिर्फ कहाँ इन्वेस्ट करना है? उसको सिर्फ और सिर्फ रिस्क फ्री असेट्स में इन्वेस्ट करना है। मतलब रिस्क फ्री असेट्स जैसे बोले तो बॉन्ड्स हो गए, किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स हो गए, किसी भी कंपनी के डिबेंचर्स हो गए, इनमें ही इन्वेस्टमेंट करना है। इस बैंकिंग को नाम कहा गया संकीर्ण बैंकिंग। मतलब नैरो बैंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं कि कोई भी ऐसी बैंक जिसकी हालत ख़राब है, जो बैंकरप्ट की कगार पे है, तो आरबीआई उसको गाइडलाइंस इशू करती है कि जो आपकी रिस्क, आपका जो फंड है उसको सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज़ करना है? तो रिस्क फ्री एसेट्स में यूज़ करना है। दूसरा पॉइंट दिया गया केवाईसी। केवाईसी की फुल फॉर्म नो योर कस्टमर है। कस्टमर के बारे में जानना, उसका एड्रेस प्रूफ क्या है, उसकी आईडी क्या है। पहले ज़माने में क्या होता था, बैंक्स में अकाउंट ओपन हो जाते थे पर ये पता नहीं चल पाता था कि उसका एड्रेस कहाँ का है, कहाँ का है, मतलब वो खुद बंदा है कि नहीं है। बैंक में अपना अकाउंट खुला के चला गया, जब रिकवरी की बारी आई वहाँ पूछने गए तो पता चला बंदा है ही नहीं। ठीक है, तो केवाईसी की बहुत गहनता से जांच की गई, बहुत गहनता से शुरुआत की गई। 2000 में एक सिबिल शुरू किया गया। मतलब सिबिल का फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है। 2002 में सरफेसाई एक्ट लागू किया गया। सरफेसाई एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट कब लागू किया गया? तो 2002 में। क्या है बैंकिंग सेक्टर के अपन अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, अब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का जो सबसे मेजर पार्ट आता है इसके अंदर, वो आता है बेसल। दोस्तों, एक सामान्य से सवाल मैं पूछता हूँ आपसे कि बेसल क्या है? तो बेसल तो कुछ भी हो सकता है, पर नॉर्मल सी चीज़ क्या है? जैसे अगर किसी भी, जैसे राजस्थान के किसी एक में डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछता हूँ कि जोधपुर क्या है, तो कोई कहेगा कि जोधपुर सूर्य नगरी है, कोई कहेगा कि जोधपुर मिष्ठान भंडार है, कोई कहेगा जोधपुर रेलवे स्टेशन है। मतलब बहुत सारे आंसर्स निकल के आते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, पूछता हूँ आपसे कि बेसल क्या है? तो बेसल एक शहर है। कहाँ का है? स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। देखो, हुआ क्या था दोस्तों, 1930 में, 1930 में एक महान क्या आई थी, मंदी आई थी। महान मंदी में क्या हो गई थी, बहुत सारे ऐसे बैंक्स थे जो बैंकरप्ट की कगार पे आ गए थे दोस्तों। मतलब दिवालिया होने की कगार पे आ गए थे। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बड़े देश थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि एटलीस्ट एक ऐसी संस्था हो जो सबके लिए एक टाइप के क्या इशू करे, रूल्स कर सके, और इस टाइप की अगर मंदी आती है तो उससे क्या कर सके, बचा सके। इस मंदी से टाइप से बचाने के लिए संपूर्ण देश के जो, संपूर्ण विश्व के जो बैंक्स हैं, उनको एक संस्था जो रेगुलेट कर सके, उसके लिए बेसल की शुरुआत की बात की गई दोस्तों। बेसल के शुरुआत के तर्ज पर सबसे पहले बीआईएस का गठन होता है दोस्तों। बीआईएस है क्या? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म है बीआईएस की। याद रखना, डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि बीआईएस की फुल फॉर्म क्या है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। स्थापना कब हुई? 1930 के अंदर। कहाँ हुई? बेसल, स्विट्ज़रलैंड में। एक सवाल डायरेक्ट ये आता है कि सबसे पुरानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी है? तो बीआईएस है दोस्तों, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। मैं बात करता हूँ कि बेसल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि शहर कौन सा है? बेसल। वहाँ किसकी स्थापना हुई थी? बीआईएस की। बीआईएस की स्थापना क्यों हुई थी?
उससे पहले कब हुई थी? 1930 में। बता चुका, 1930 में एक भयंकर मंदी आई थी बैंक्स के अंदर, इसमें बहुत सारे देश जो बैंक्स थे वो बैंकरप्ट की कगार पे आ गए थे। तो इस प्रकार की मंदी से बचने के लिए और समस्त जो बैंक्स हैं उन बैंक्स को रूल्स, एक टाइप के रूल्स इशू करने के लिए एक बैंक की स्थापना की बात की गई, जिसे BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कहा गया दोस्तों। अब देखो अब अपन पढ़ते हैं BIS के बाद में बेसल। बेसल शहर का नाम है। अब बेसल एक कमेटी बनी, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, मतलब जितने भी टाइप्स के बैंक्स हैं उन पे सुपरविजन के लिए कमेटी बनाई गई, जिसे नाम दिया गया BCBS नाम का एक कमेटी बनाई गई, जिसे बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन कहा गया। अब पूछे कि BCBS की स्थापना कब की गई? तो 1974 में। कहाँ की गई? तो BIS के कार्यालयों में। BIS मतलब अभी मैंने बताया आपको बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के बारे में बात चल रही है, तो BIS के कार्यालयों में किसकी स्थापना की गई? BCBS की स्थापना की गई। किसने की? तो उस पर्टिकुलर टाइम के 1974 के जो G10 देशों के सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर थे, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही G10 मतलब जो उस पर्टिकुलर टाइम के 1974 के जो टॉप 10 डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वो जो G10 में सम्मिलित थे। जैसे आपको अभी पता हो तो लास्ट जो G20 का सम्मेलन हुआ तो दिल्ली हुआ था, तो ऐसे ही उस पर्टिकुलर टाइम में एक G10 के देशों का जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे इन सब ने मिलके 1974 में BCBS की स्थापना की थी। मेंबर्स पूछे कितने थे? तो 45, जिसमें 28 ज्यूरिडिक्शन के टोटल 45 मेंबर्स थे, जिसमें भारत भी क्या था? शामिल था। अब पूछे कि बेसल का काम क्या है? तो बैंकिंग सुपरविजनरी मामलों में नियमित सहयोग के लिए मंच प्रदान करना। अलग अलग जो बैंकों से रिलेटेड जो मैटर होते हैं दोस्तों, उसमें आपस में किस पर्टिकुलर मंच पे बात करें जहां अपनी प्रॉब्लम्स आपस में डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए एक संस्था बनाई गई बेसल, या एक बैंक बनाया गया जिसे BIS नाम कहा गया। ठीक है, अब एक वर्ड आता है बेसल सहमति, बेसल अक्रूड। तो BCBS के जो समझौते होते हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं, उनका एक समूह है जो बैंक के रिस्क और फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर क्या करता है? ध्यान रखता है। मतलब जो BCBS जो कमेटी है, उस कमेटी ने जो भी एग्रीमेंट किए हैं, एग्रीमेंट किन किन के बीच में? बहुत सारे देशों के बीच में और BIS के बीच में जो भी आपस में एग्रीमेंट हुए हैं, इन एग्रीमेंटों का जो रिजल्ट होते हैं वो रिस्क के बेटर पे, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड के बैंक्स जो हैं उनमें रिस्क और उसकी जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है उन सब पर क्या रखता है? ध्यान रखता है। पूछे BCBS के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी फिलहाल में है टिफ मैकलेम अध्यक्ष हैं। अप्रैल 2012 से ये बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर हैं। अच्छा, पूछे एक डायरेक्ट सवाल आता है कि बेसल सहमति की जो प्रमुख सिफारिशें थी वो किसने दी थी? तो वो कुक समिति ने दी थी। कुक कौन थे? पीटर कुक, जो BCBS के अध्यक्ष थे एक पर्टिकुलर लंबे टाइम तक, 1977 से लगाकर 1988 तक BCBS के अध्यक्ष रहे थे। नाम था पीटर कुक। यानी कुक समिति की सिफारिशों पर बेसल सहमति की प्रमुख सिफारिशें दी गई। आज की डेट में 3 बेसल इशू हो चुके हैं दोस्तों। 3 बेसल मतलब 3 टाइप के, जो BIS है या BIS बोल सकते हैं या BCBS बोल सकते हैं, उसने 3 बेसल यानी 3 टाइप के रूल्स इशू कर दिए गए हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड, जो पूरा वर्ल्ड है दोस्तों, उस वर्ल्ड के जितने भी बैंक्स हैं उनको फॉलो करना क्या है? कंपलसरी है। या यूँ बोल लीजिए कि जितने भी बेसल के मेंबर्स हैं उन मेंबर्स यानी 45 मेंबर्स को फॉलो करना क्या है? कंपलसरी है। मैं बता चुका हूँ 3 बेसल अब तक जारी हो चुके हैं। एक बेसल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नाम है। ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं दोस्तों, इतना ही याद रखना है। इससे डीप में जाओगे तो, क्योंकि ये पर्टिकुलर बेसल हमारे सिलेबस में अगर दिया हुआ होता पॉइंट तो अब इसको डिटेल में पढ़ते। फिलहाल के लिए ये समझ दीजिए कि बेसल फर्स्ट जारी कब हुआ? 1998 में। लागू कब हुआ? 1992 में। इंडिया में कब लागू किया गया? 1999 में। ठीक है, उसके बाद में काम क्या था? CRAR को 8% करना। CRAR मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। CRAR का मतलब है कैपिटल टू रिस्की असेट्स रेशियो, या ऐसे बोल सकते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो बोल सकते हैं, या कैपिटल टू रिस्की असेट्स रेशियो भी बोल सकते हैं। उसको कितना % करना है? 8%। कैलकुलेट कैसे होता है मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में इसमें समझाऊंगा। फिर फिलहाल के लिए समझ लीजिए
कि ये जो CRAR को 8% करना था, इंडिया ने 1997 के अंदर ही इसको कितना परसेंट कर दिया था, 8%। और उसके बाद में 2000 से इंडिया ने, RBI ने क्या बोल दिया कि इसको कितना परसेंट करना है, इसको 9% ही लेके चलना है। मतलब ये बेसल के जो नियम हैं उससे एक कदम आगे है कौन सा, अपना देश इंडिया। ठीक है। दूसरा आता है बेसल नियम जारी कब हुआ, 2004 में। बेसल सेकंड की बात कर रहा हूँ, जारी 2004 में हुआ, लागू 2006 में हुआ। भारत में ये लागू हुआ है 2009 में। इसके एग्जैक्ट 10 साल बाद में लागू हुआ है बेसल सेकंड। इसके 3 उद्देश्य थे दोस्तों। बेसल सेकंड के 3 उद्देश्य क्या क्या थे? एक तो है CRAR, उसको कितना रखा है इस बार भी उन्होंने, 8%। दूसरा है सुपरविजनरी रिव्यू यानी पर्यवेक्षी समीक्षा की बात की गई है। तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन यानी बाजार अनुशासन की बात की गई है। सिर्फ ये पॉइंट आता है कि बेसल सेकंड में कौन सा पॉइंट शामिल है और कौन सा शामिल नहीं है। तीसरा बेसल जारी किया गया 2010 में, लागू किया गया 1/1/2013 को। पूछे भारत ने लागू किया क्या है, तो भारत ने आज दिनांक तक, टिल डेट तक लागू नहीं किया गया है। ये 10 साल बाद में लागू हुआ था, तो ये भी 10 साल बाद में, मतलब लागू होना था 2019 में, पर अभी तक लागू नहीं हुआ है। बेसल थर्ड में 4 पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं: कैपिटल, फंडिंग, लीवरेज और लिक्विडिटी। एक वर्ड आता है CFL के पहले ब्लब आते थे, CFL ट्यूबलाइट्स आती थी, CFL के ब्लब्स आते थे। तो C कैपिटल मतलब C, ये हो गया F, L इसमें 2 बार है। यहाँ पे बेसल कौन सा है, 3। तो वर्ड भी कितने याद रखने हैं, CFL 3 याद रखने हैं। कैपिटल, फंडिंग, लीवरेज और लिक्विडिटी, ये चारों पॉइंट बेसल थर्ड के अंदर इंक्लूड होते हैं। यहाँ अपना बैंकिंग सेक्टर का ऑलमोस्ट रिफॉर्म कंप्लीट होता है। मुझे आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बताना है, CRAR, जो अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली सभा में।